नमस्कार दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम कोई आम कहानी नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि एक ऐसी महाकाव्य जैसी गाथा के पन्ने पलटने वाले हैं जिसने हमारे इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। झांसी की रानी और अदम्य साहस का एक ऐसा जीता जागता प्रतीक है जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां तो आपने जरूर सुनी होंगी। चलिए यहीं से इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी साधारण सी युवा लड़की की कहानी है जो आगे चलकर एक राष्ट्रीय किंवदंती और क्रांति की धधकती हुई ज्वाला बन गई। जरा सोचिए उस 19वीं सदी के दौर के बारे में, जहां एक अकेली महिला ने दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे डाली थी। तो आखिर ये योद्धा बनी कैसे? आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। बनारस के उन प्राचीन घाटों की कल्पना कीजिए जहां 1828 के आसपास मणिकर्णिका यानी मनु का जन्म हुआ, और फिर बिठुर में पेशवा का वो दरबार जहां उनका बचपन बीता। ये कोई आम राजकुमारियों वाला राजसी बचपन बिल्कुल नहीं था। यहीं से उनके भीतर का वो फौलाद तैयार हो रहा था जो आगे चलकर अंग्रेजों की तोपों का सीना चीरने वाला था। उनके जीवन के सफर को देखें तो सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 1828 में बनारस में जन्म, फिर महज 14 साल की उम्र में 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से उनकी शादी हो गई और यहीं उन्हें नाम मिला लक्ष्मीबाई। लेकिन ये राजसी ठाट बाट बहुत जल्द एक भयानक त्रासदी में बदल गए। 1853 आते आते वो विधवा हो गई। ये इतने बड़े और अचानक हुए बदलाव थे जो किसी भी आम इंसान को तोड़ कर रख देते। लेकिन हमारी रानी वो तो और भी ज्यादा मजबूत हो गई, और उनकी इस मजबूती के पीछे थी उनकी बिल्कुल अनोखी ट्रेनिंग। बचपन से ही उन्होंने लड़कों के साथ रहकर घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट्स में एकदम महारत हासिल कर ली थी। और पता है सबसे खास बात क्या है? उनके साथ ट्रेनिंग करने वाले लड़के कोई और नहीं बल्कि भविष्य के विद्रोही नेता नाना साहब और तात्या टोपे थे। यहाँ तक कि झांसी की महारानी बनने के बाद भी उन्होंने पर्दा प्रथा जैसी पुरानी बेड़ियों को तोड़ दिया और अपना सैन्य अभ्यास लगातार जारी रखा। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। एक तरफ रानी अपने नवजात शिशु और पति महाराजा गंगाधर राव को खोने के गहरे सदमे में थीं, और दूसरी तरफ उन पर एक ऐसा वार हुआ जो किसी भी तोप या तलवार से ज्यादा खतरनाक था। ये था अंग्रेजों का नौकरशाही का धोखा। बिना लड़े ही किसी राज्य को हड़प लेने की एक बेहद शातिर चाल, और वो चाल थी कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये एक क्रूर और सोची समझी कानूनी नीति थी। इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम बना दिया कि अगर किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी सगे उत्तराधिकारी के होती है तो उसके गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं माना जाएगा और वो राज्य सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। बस इसी एक कागजी नियम का बहाना बनाकर उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। अब इस स्थिति को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थे ब्रिटिश साम्राज्य के वो नीरस ठंडे कानूनी तर्क कि गोद लेना अमान्य है, झांसी पर हमारा कब्जा होगा और बदले में आप थोड़ी सी पेंशन रख लीजिए। और दूसरी तरफ थी एक माँ की तड़प और उसका जज्बा, एक माँ का हक, अपने वंश का सम्मान और अपने घर की रक्षा। ये कोई आम जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये न्याय और सम्मान के लिए एक इंसान की जद्दोजहद थी जिसे अंग्रेजों ने चंद कागजों के नीचे कुचलना चाहा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। 1857 का समय आ चुका था। मेरठ से भड़की सिपाही विद्रोह की आग अब पूरे उत्तर भारत में फैल रही थी और इसकी लपटें सीधा झांसी के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अब अदालतों में अर्जी लगाने का वक्त खत्म हो चुका था। अब जन्म लेने वाली थी झांसी की सर्वोच्च सेनापति, और फिर गूंजती है वो अमर हुंकार, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये महज एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये असीम वीरता की वो दहाड़ है जिसने तय कर दिया कि रानी अब अंग्रेजों से कानून की भाषा में नहीं बल्कि तलवार की भाषा में बात करेंगी। ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब देखिए कि उन्होंने क्या गजब की सैन्य रणनीति अपनाई। सबसे पहले तो उन्होंने अंग्रेजों के सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए झांसी की रक्षा की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस दौर में अकल्पनीय था। उन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि शहर की महिलाओं को भी हथियार बंद करके एक खतरनाक सेना खड़ी कर दी, और उसके बाद वो खुद घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ मिलिट्री ड्रिल्स करती थीं। उनका ये नेतृत्व देखकर तो सैनिकों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया था।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मार्च 1858 में जब सर ह्यू रोज अपनी एक विशाल और आधुनिक ब्रिटिश सेना के साथ झांसी की ओर बढ़ रहा था, तो एक घिरी हुई अकेली रानी एक इतने बड़े साम्राज्य के तोपखाने से कैसे लड़ेगी? ये वो पल है जहां तनाव अपने बिल्कुल चरम पर है। जरा सोचिए उस किले के अंदर का माहौल कितना खौफनाक और भारी रहा होगा। और फिर शुरू होता है वो सिनेमाई और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। अंग्रेजों ने झांसी पर भीषण तोपखाने से हमला बोल दिया। लगातार होती गोलाबारी, हर तरफ उठती आग की लपटें, किले की मोटी दीवारें तक कांप उठी। लेकिन किले के अंदर से रानी और उनकी सेना ने जो पलटवार किया, उसने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। ये एक हताश लेकिन बेहद बहादुर घेराबंदी थी। जब शहर पर अंग्रेजों का कब्जा होने लगा और लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब भी रानी ने हार नहीं मानी। रात के उस घने अंधेरे में उन्होंने एक ऐसा साहसिक काम किया जिसे सुनकर आज भी हैरानी होती है। उन्होंने अपने छोटे से बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पे कसकर बांधा और अपने घोड़े के साथ उस ऊंचे किले से सीधी छलांग लगा दी। वो वहां से भागी नहीं थी, बल्कि लड़ाई को एक नए मोर्चे पर ले जाने के लिए कल्पी की तरफ निकल पड़ी, जहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के अजय किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन हर महाकाव्य की तरह इस कहानी का भी एक अंत होना था। 16 जून 1858 ग्वालियर के नजदीक कोटा की सराय का वो खूनी मैदान। रानी पुरुषों के लिबास में थी, उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और वो दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ी थीं। वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी, खून से लथपथ थी, लेकिन सरेंडर उसका तो कोई सवाल ही नहीं था। और अंततः 18 जून 1858 को महज 29 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनकी इस बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, जिसने उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था, उसे भी ये कहना पड़ा कि 1857 के उस पूरे विद्रोह में अगर कोई एकमात्र सच्चा मर्द था तो वो एक औरत थी। जरा सोचिए, एक ब्रिटिश सेनापति को भी उनकी सामरिक प्रतिभा और अदम्य साहस के आगे अपना सिर झुकाना पड़ा। रानी की शहादत के साथ उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से एक अमर राष्ट्रीय विरासत की शुरुआत हुई। उनकी कहानी रातों रात लोक कथाओं में, गीतों में और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवयित्रियों की कलम में ढल गई। वो महज इतिहास के पन्नों में कैद कोई रानी नहीं रही, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। इस पूरी गाथा से एक बेहद गहरी और विचारोत्तेजक बात निकलकर सामने आती है। स्वतंत्रता की लड़ाई में सच्ची समानता उस 19वीं सदी के युद्ध के मैदान में ही स्थापित कर दी गई थी। एक युवा माँ और रानी जो सिर्फ अपने घर को बचाने उतरी थी, वो देखते ही देखते हमारे आधुनिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। तो अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। जब बात अपने हक, अपने सम्मान और अपनी मिट्टी की हो, तो साहस किसी उम्र या जेंडर का मोहताज नहीं होता। क्या आज हम रानी के उस अदम्य साहस और समानता के उस आदर्श को अपने भीतर जिंदा रख पा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।